मेरे लास्ट वीडियो के आने के बाद से कई लोग मुझसे क्वेरी कर चुके हैं कि क्या हमें ये जो प्रेजेंट लॉज है यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनके बेरेक्ट्स को संभाल के रखना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए, या फिर जो 3 न्यू लॉज पास हुए हैं इन्हीं के बेरेक्ट्स के मार्केट में आने का वेट करना चाहिए और सिर्फ इन्हीं को पढ़ना चाहिए। तो इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर ये 3 नए लॉज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो अभी न्यूली रजिस्टर्ड एफआईआर्स हैं यानी कि जो केसेस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी नए लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होंगी। यानी कि इन दोनों ही टाइप के केसेस के ट्रायल को कंक्लूड होने में ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का टाइम लगेगा, चाहे वो सेशन ट्रायल हो और चाहे वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल हो। तो ऐसी स्थिति में 5 से 6 साल तक अभी जो प्रेजेंट बियर एक्ट्स है ये हमारे काम आने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो प्रेजेंट लॉज हैं वो बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि जो न्यूली इनेक्टेड लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता, ये तीनों ही ऑलमोस्ट प्रीवियस लॉज से 90% तक सेम है। अगर इनमें कुछ चेंज हुआ है तो वो नंबर ऑफ चैप्टर्स और जो सीक्वेंस ऑफ सेक्शंस है और जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स है वो चेंज हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले आईपीसी की, तो आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं और जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें 350 सेक्शंस हैं। अब इसमें 150 सेक्शन इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि आईपीसी में जैसे कि हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में जो जनरल एक्सप्लेनेशन है, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए, हर एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है कि इन सभी सेक्शंस को, यानी कि सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक को एक ही सेक्शन के अंदर मर्ज कर दिया गया और उसको डेफिनेशन क्लाउज बना दिया गया है। यानी कि उसमें अलग अलग क्लाउज में इनको बांटा गया है। जैसा हम सीआरपीसी में देखते हैं कि सेक्शन 2 में सारे ही डेफिनेशंस दिए गए हैं डिफरेंट क्लाउजेस के अंदर, तो उसी तरीके से भारतीय न्याय संहिता में इसको मर्ज किया गया है। प्लस उसके अलावा कई सेक्शंस जो आईपीसी के अंदर रिपील हो चुके थे बट उनका सेक्शन नंबर अभी भी एग्जिस्ट करता था, तो उन सारे रिपील्ड सेक्शंस को ऑब्वियसली भारतीय न्याय संहिता के अंदर से हटा दिया गया है। लेकिन फंडामेंटली और कॉन्सेप्चुअली वो बिल्कुल आईपीसी से सिमिलर है। यानी कि उसमें कोई जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसको, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। थोड़ा बहुत फेरबदल कुछ नई चीज़ों को ऐड करके किया गया। उदाहरण के तौर पे जैसे राजद्रोह शब्द को हटाकर इसमें देशद्रोह जोड़ दिया गया। कुछ एक सेक्शंस के अंदर जो पनिशमेंट है उसको इंक्रीज किया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही माइनर सी चेंजेस, मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 10% ही चेंज किया गया है न्यू लॉ में। और अब अगर मैं बात करता हूं प्रोसीजरल लॉज की, यानी कि नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें जैसे कि सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर यही 550 सेक्शंस कर दिए गए हैं। उसका रीज़न ये है कि अब आज जो न्यू टेक्नोलॉजी का इमरजेंस हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, प्लस कुछ फॉरेंसिक साइंस में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल में ऐड किया गया है। इसके अलावा जो पुराने जो कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की, तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। यानी कि जैसा सीआरपीसी में था ऑलमोस्ट वैसे ही कॉन्सेप्ट हमें नागरिक सुरक्षा संहिता में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें सेक्शंस इंक्रीज हुए हैं बट कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखता हूं तो कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जाती है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद जो अब भारतीय साक्ष्य संहिता आने वाला है, इनके सेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस हैं और जो साक्ष्य संहिता है इसमें ऑलमोस्ट 165 सेक्शंस है। यानी कि इसमें तो सेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वो इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ही कुछ सेक्शंस को अमेंड किया गया। एक तरीके से रिप्लेसमेंट की जगह मैं कहूँगा कि इन सेक्शंस को अमेंड किया गया। यानी कि बहुत ज़्यादा तब्दीली हमें एविडेंस एक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके लिए मैं कहूँगा कि जो प्रेजेंट एविडेंस एक्ट है ये बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइंड है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज का स्कोप वैसे भी हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए नए एक्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीनों ही जो प्रेजेंट लॉज हैं अगर हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें जो नए एक्ट्स आने वाले हैं इनको समझने में और इनको अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। तो इसलिए हम ये प्रेजेंट लॉज को रिडंडेंट लॉज बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ है जो समय की मांग थी ऑब्वियसली,
उसके अलावा जब हम बात करेंगे केस लॉज की, तो केस लॉज ऑब्वियसली जो प्रिवी काउंसिल के टाइम से और आज की डेट तक के हैं वो हमारे लिए बिल्कुल काम के हैं और बिल्कुल रेलेवेंट है। और जब भी हमें इंटरप्रिटेशन में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें प्रेजेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग जो केस लॉज हम देखते चले आ रहे हैं, यही केस लॉज हमारे काम में आने वाले हैं जब तक कि ये ओवर रूल नहीं होते हैं। तो इसलिए जो प्रेजेंट लॉज हैं, जो प्रेजेंट बेयर एक्ट्स हैं, ये हमारे काम में प्रैक्टिस और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आने वाले हैं। तो इसलिए जब तक कि नए बेयर एक्ट्स मार्केट में नहीं आते हैं तब तक अभी इनको पढ़ना कंटिन्यू रखिए और इनका साथ अभी बिल्कुल भी मत छोड़िए। थैंक यू।